नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, जो कि आज का हमारा विषय होगा सामाजिक विज्ञान होगा, यानी कि सामाजिक अध्ययन होगा। इसके हम 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी क्लास के एंड तक बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासक काल को वास्तुकाल की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके काल को कहा जाता है स्वर्ण काल? तो शाहजहां के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शाहजहां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देवगिरी या दौलताबाद। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा का अध्यक्ष द्वारा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से लेकर 1968 के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 के में हुई थी। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने में के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन राज्य
राजतंत्र देश कौन है? तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश जापान है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश जापान है। जापान के प्रथम सम्राट कौन? जिम्मू तेत्रो ने 40 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक शासन किया तथा जापानी राजतंत्र की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपास का रेशा पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास का रेशा पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो बाबर के पुत्रों का नाम लिखिए। तो बाबर के पुत्रों के नाम क्या थे? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर था। बाबर ने के 4 पुत्र थे जिनका नाम हुमायूं, कामरान मिर्जा, हिंदाल मिर्जा, अस्करी मिर्जा, ये चारों नाम उनके थे। ये बाबर के सभी क्या थे? पुत्र थे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध कई पराजय झेलनी पड़ी। जब तक शेरशाह जीवित रहा, हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। असफलता के क्या कारण थे उनके? तो असंगठित शासन व्यवस्था, यानी कि हुमायूं को क्या था कि असंगठित शासन व्यवस्था थी। बहादुर शाह के प्रति हुमायूं की नीति थी। हुमायूं के चारित्रिक दोष थे। हुमायूं की भूलें थी और भाइयों के प्रति उदारता थी। ये असफलता के कारण थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्य कौन से थे? कंधार थे। जहांगीर था कौन सा, पहले ये समझ लेते हैं। तो जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्य कौन थे? कंधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा, ये 4 राज्य थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर आधिपत्य की नीति अपनाई। अपने 50 वर्षों के शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों में तो उसने केवल दक्षिण भारत पर कार्य किया। इसने अहमदनगर पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी और बीजापुर और गोलकुंडा की राजनीति शक्ति को सीमित कर दिया था। यानी कि इसने क्या किया था? 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन 25 वर्षों में तो इसने केवल दक्षिण भारत पर ही राज्य किया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो भारत की समृद्ध और व्यापारिक लोभ ने इंग्लैंड व फ्रांस दोनों को भारत की ओर आकृष्ट किया तथा अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में स्थापित कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। क्या हुआ था? किसानों की जो स्थिति थी वो शोचनीय हो गई थी। ठीक है, की गई थी। इस स्थिति में सुधार के लिए कंपनी सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। और ये आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि सुधार के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो कॉर्नवालिस को
स्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार कौन कौन से थे? सती प्रथा का अंत, क्या था? पहला, सती प्रथा का अंत कर दिया। ठगी को समाप्ति करना, प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण, बाल हत्या तथा मानव बलि का निषेध। ये थे लॉर्ड बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के दोष लिखिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष। रेगुलेटिंग एक्ट का प्रथम दोष यह था कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में बहुमत द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द करने का अधिकार नहीं था। यानी कि वो अपने निर्णय को रद्द नहीं कर सकते थे, अधिकार नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार ये था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। तो लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां कौन कौन सी थी? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और दूसरा था अवध के नवाब के साथ संधि। पहला क्या था? भारत में अंग्रेजी राज्य की व्यवस्था, ठीक है, स्थापना, और दूसरा था अवध के नवाब के साथ संधि। तो यानी कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव 2 बार भारत का गवर्नर बनकर आया, अतः अंग्रेजी राज्य स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव की विशेष भूमिका थी। दूसरा क्या था कि सर्वप्रथम क्लाइव ने अपना ध्यान अवध के नवाब शुजाउद्दौला की ओर दिया। क्लाइव जानता था कि अवध के विलय से अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं के असाधारण रूप से वृद्धि हो जाएगी, इसलिए वह अवध के नवाब के साथ संधि कर लिया। यानी कि अवध के नवाब के साथ उसने क्या कर लिया? संधि कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 57 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। और किसको हरा दिया गया था? नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संसद के 3 अंग कौन कौन हैं तथा दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के 2 कार्य कौन कौन से हैं? वह लोगों राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी कि वह लोगों और राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी की भांति कार्य करता है। वह सरकार की विभिन्न नीतियां बनाता है। वो क्या करता है? सरकार की विभिन्न नीतियों को बनाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। तो उच्च न्यायालय के 2 कार्य क्या हैं? अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मंगाकर जांच करना। यानी कि अपने पत्रावलियों को क्या करना? मंगाकर जांच करना। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रणाली संबंधित नियमों को
बना सकता है। ये थे नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनामी का क्या अभिप्राय है? तो सुनामी से क्या अभिप्राय है? तो समुद्र के भीतर अचानक से तेजी से हलचल होने लगती है, तो इसमें तूफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती हैं। इन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी समुद्र के भीतर अचानक से तेजी से हलचल होने लगती है, तो इसमें तूफान उठता है, जिसमें ऐसी लंबी और ऊंची लहरें ऊपर उठने लगती हैं जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती हैं। इन्हीं लहरों को सुनामी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, पाकिस्तान, ये पड़ोसी देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे हम उनको अलग क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्लास में हम सिर्फ बहुविकल्पी तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। तो मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव थे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है, तो कौन सा है? सौर ऊर्जा शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2014। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला खान स्थित है। तो रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो न्यायपालिका का कार्य कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, या न्यायिक पुनरावलोकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानूनों का क्रियान्वयन करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है भाई? तो संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाने से पद से हटाने की शक्ति संसद को है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है। तो संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कौन है? राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन के प्रस्ताव के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और 50 अनुमोदकों के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा सदस्यता प्राप्त की जानी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। कौन है भाई? तो रेलवे है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान रेलवे है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। तो देश की मुद्रा की पूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक नियमित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आरबीआई करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भू राजस्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। मनसबदारी प्रणाली एक मुगल कालीन प्रशासनिक प्रणाली थी। इस प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अकबर ने कब शुरू किया था? 1571 में शुरू किया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों का नाम लिखिए। तो शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन थे? चौथ कर और सददेशमुखी कर। ये 2 कर शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। कौन था भाई? लॉर्ड डलहौजी था। राज्य अपहरण की नीति को व्यापक सिद्धांत का ही नाम है। यानी कि व्यापक सिद्धांत एक हड़प नीति थी। इसमें क्या किया जाता था? हड़पा जाता था या छीना जाता था, जिसका उपयोग लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर रहते हुए व्यापक तौर पर किया था। ये भारत के गवर्नर थे, तो ये 1848 से लेकर के 1856 तक हड़प नीति अपनाई थी। व्यापक सिद्धांत के शिकार राज्य कौन कौन से राज्यों को ये हड़पे थे? तो सतारा महाराष्ट्र, जैतपुर और संबलपुर उड़ीसा जो है, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में आने वाली
यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो भारत में आने वाली शक्तियों का क्रम क्या है? पहले पुर्तगाल आए, ठीक है, पुर्तगाल 1498 ईस्वी में, और फिर डच 1595 ईस्वी में, फिर कौन आए? फिर अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ये इनका क्रम था, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। कौन सी है भाई? ये आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। तो भाखड़ नागल परियोजना है। भाखड़ नागला परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ नागला परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन में प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वन में प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ निम्नवत हैं। वर्षा में सहायक, यानी कि वन जो होंगे वर्षा में भी सहायक होंगे, प्रदूषण को रोकने में भी सहायक होंगे, भूमि की उर्वरकता में भी सहायक होंगे, रोग मुक्ति में भी सहायक होंगे, बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होंगे, और प्रकृति के संतुलन में भी सहायता करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध में मिलते हैं। यहाँ पर विश्व की 98% मछली पकड़ी जाती हैं। कितनी पर पकड़ी जाती हैं? 98% मछली पकड़ी जाती हैं। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का उत्तरी क्षेत्र है। कहाँ का है? प्रशांत महासागर का उत्तरी क्षेत्र है। यह क्षेत्र विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो जिन पदार्थों से मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति के संसाधन कहा जाता है। शक्ति किसे कहते हैं भाई? शक्ति के संसाधन किसे कहा जाता है? तो जिन पदार्थों से मनुष्यों को अपने विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति संसाधन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जिनमें से प्रत्येक 6 साल का कार्यकाल पूर्ण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ प्रारंभ हो जाता है। प्रधानमंत्री को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्व का अर्थ बताइए। तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और निवेशी पर ब्याज पर और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदलते प्राप्त रकम को राजस्व कहा जाता है। ठीक है, राजस्व किसे कहते हैं? तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और निवेशी पर ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को क्या कहा जाता है? राजस्व कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई जाती है। पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है, 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थ व्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार था। इसे योजना आयोग और नीति आयोग द्वारा विकसित, निष्पादित और क्रियान्वित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर बताइए। तो डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसमें दोनों में आपको अंतर बताना है। तो किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के साथ ही बैंक की ओर से पासबुक, चेकबुक के साथ डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन पेमेंट आदि कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा आय की किसी एटीएम से नकदी भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, क्रेडिट कार्ड अधिक लचीलापन और पुरस्कार अर्जित करने के अवसर प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, क्रेडिट कार्ड अधिक लचीलापन और पुरस्कार अर्जित करने के अवसर प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो भारत में संचार के 2 साधनों के नाम क्या हैं? टेलीफोन और सेलुलर फोन। ठीक है, भारत में संचार माध्यम के अन्य साधन क्या हैं? दूरदर्शन, समाचार पत्र। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तुर्की। इसमें टाइपिस्ट से आंसर गलत टाइप हो गया है, राइट आंसर होगा तुर्की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो 8 जुलाई 1997 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के काटीकट पहुंचा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1496 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाड़ी वंश का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा। और किसने ये बंद करवाया था, किस राजा ने, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से ये बंद करवाया गया था। और आपसे अगर सन पूछा जाए तो 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है, तो रानीगंज कोयला खान झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद का निर्माण किससे होता है, तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक से किया गया है, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिगबोई तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो डिगबोई तेल उत्पादन क्षेत्र असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मूंगफली। मूंगफली क्या है, खरीफ की फसल है। तो मूंगफली एक प्रकार की खरीफ की तिलहनी फसल है। यह वायु और वर्षा द्वारा भूमि कटने से बचाती है। मूंगफली के दाने में 22 से 28% प्रोटीन और 10 से 12% कार्बोहाइड्रेट, 45 से 50% वसा पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तो संसद का निर्माण किससे होता है, तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि संसद का निर्माण किससे होता है, लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है और राष्ट्रपति से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आ चुके हैं हम। पानीपत का प्रथम 1526 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया था, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में
पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। आप ये याद रखिएगा, बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है। बाबर ने बहलोल लोधी को पराजित कर लोधी वंश का अंत कर दिया था। बाबर ने क्या किया था इस युद्ध में? बाबर ने बहलोल लोधी को पराजित कर लोधी वंश का अंत कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दीवान ए कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवान ए कोही नामक विभाग कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान ए कोही का मुख्य कार्य माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि की खेती को योग्य बनाना था। यानी कि भूमि की खेती को क्या करना था? इसका उद्देश्य क्या था? भूमि की खेती को उपजाऊ बनाए रखना था, योग्य बनाए रखना था और माल गुजारी की व्यवस्था की देखभाल करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किनको किनको? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जल मार्ग है जिसे बनाने में 10 वर्ष लगे। सन 17 नवंबर 1869 में को स्वेज नहर अधिकाधिक रूप से खोल दिया गया था। स्वेज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का लगभग 25% भाग कवर करता है। सहारा रेगिस्तान का सबसे गर्म रेगिस्तान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिक्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हरिक्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में यूसाई के निर्देशक विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। भारत में हरिक्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। कौन है? स्वामीनाथन, जिन्हें एनडीए सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जगदीश धनखड़ जी हैं। सदन संयुक्त रूप से अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के राज्य यूपी के बुलंदशहर जिले में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसे मैप्स 1 का वाणिज्य संचालन 1 जनवरी 1991 को, मैप्स 2 1 जुलाई 1992 को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत दुनिया के कुल भूमि का 2.4% है, लेकिन दुनिया की आबादी का 16.7% है। भारत एशिया महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है,
जिसमें कृषि योग्य भूमि 73,413 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 73,400 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सर एलिजाह इम्फे कोलकाता में बने सुप्रीम कोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे भाई इसके मुख्य न्यायाधीश? तो एलिजाह इम्फे कोलकाता के क्या थे? पहले न्यायाधीश थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। भारत में कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 32.42% है। 2020 और 21 तक भारत के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा में सदस्यों की विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। और अगर बात की जाए कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है और राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के अध्यक्ष बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। यानी कि कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। यदि वो अनुपस्थित होते हैं तो कौन करता है? सभा का उपाध्यक्ष करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सारी निजी जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। सर टॉमस रो ब्रिटेन का दूत था। कहाँ का दूत था भाई? तो ब्रिटेन का दूत था, जिसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार अनुमति लेना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार की संग्रहण भी करती है। वर्तमान भारत में अधिकतम सीमा शुल्क 10% है। सबसे बड़ी संख्या में आयातित वस्तुओं में लगाया जाता है और जाने वाला उच्चतम मूल्य शुल्क 10% है। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम अलग क्लास में कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध
कब हुआ था? ये आपका 2016 और 17 में भी रिपीट हुआ है। तो पानीपत का युद्ध 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पर ये जो है 1526 ईस्वी को हुआ था। और इसी युद्ध में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। तो इन चारों में से बताइए अकबर के जो है दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो राइट आंसर बनेगा तानसेन जो है अकबर के दरबार के प्रमुख जो है संगीतकार थे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जहांगीर के बचपन का नाम था। तो बताइए दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो बता दें जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और बता दें कि बचपन का नाम इसका जो है सलीम था। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर नाम से जो है फारसी भाषा में लिखी एक पुस्तक है। जहांगीर ने जो है 605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसे बनवाने में करीब 12 वर्ष का समय लग गया था, ये भी साथ में याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए दोस्तों शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो आप सभी को पता होगा कि शिवाजी की राजधानी जो है रायगढ़ थी। और अगर शिवाजी के जन्म की बात करें तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बता दें कि वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था, जो कि केरल के कालीकट पर पहुंचा था। कहां पर दोस्तों? केरल के कालीकट में 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद की संधि आलम शाह द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य पर हुई थी। किसके दोस्त? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो बताइए दोस्तों इनमें से सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्लेस्ली ने जो है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है पेरियार घास का मैदान है। तो इनमें से बताइए कौन सा जो है पेरियार घास का मैदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका पेरियार घास का मैदान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें पेरियार घास के मैदान जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस साथ में ये भी याद रखिएगा कैसे मैदान होते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पेरियार जो है घास के मैदान होते हैं और ये जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है रानीगंज कोयला खान स्थित है। तो बताइए दोस्तों ये रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नरोना परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। और बता दें ब्रिटिश संसद द्वारा एक जो है ये एक प्रकार का अधिनियम था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1784 के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है रोलिंग एक्ट की खामियों को जो है दूर करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है पारित किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत में जो है डाक प्रणाली जो है 1766 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यह जो है डाक सेवा की शुरुआत 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है भारत में शुरू किया गया था। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, डाक प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 में जो है शुरू किया था, जबकि डाक सेवा 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है शुरू किया था। तो दोनों को दोनों याद रखिएगा, पूछ सकता है इनमें से कोई भी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो बताइए दोस्तों इनमें से इबादत खाना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बता दें अकबर के द्वारा जो है 1575 ईस्वी में इबादत खाना का जो है निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा कब जो है 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब दोस्तों इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बता दें सामाजिक संहितापूर्ण बनाए रखने के लक्ष्य से वर्ष 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की जो है स्थापना की थी, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग जो है दीक्षा ले सकते थे। अकबर का जन्म 15 जुलाई 1542 ईस्वी को जो है उमरकोट में हुआ था। उसने जो है 1556 से लेकर के 605 ईस्वी तक शासन किया था। तो अकबर ने कब से कब तक शासन किया था? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर ने जो है शासन किया था। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के दो लाभ लिखिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी स्थायी बंदोबस्त के दो लाभ निम्नलिखित हैं। इसमें पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में जान लेते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो बता दें स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है पेश किया गया था। इसे बंगाल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और अब इसके लाभ को जान लेते हैं। तो इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला आपका बनेगा ब्रिटिश सरकार की आय निश्चित हो गई थी। दूसरा आपका बनेगा लगान को बार बार निश्चित करने की समस्या जो है इससे खत्म हो गई थी। और तीसरा बनेगा आपका जमींदारों के प्रयत्नों से कृषि में काफ़ी उन्नति देखी गई थी। चौथा आपका पॉइंट होगा कि भूमि का स्वामी बना दिए जाने के कारण जमींदार अंग्रेज के जो है वफादार बन गए थे इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के कारण। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बता दें टैगा एक रूसी शब्द है जिसका प्रयोग साइबेरिया के कोणधारी वनों के लिए किया जाता है। साइबेरिया के जो है शंकुधारी वृक्ष इस प्रदेश में विशिष्ट वृक्ष हैं, अतः इसलिए यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के शंकुधारी वनों के लिए टैगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। टैगा वनों के कुछ वृक्ष जैसे चीड़, स्प्रूस, फर, बर्फ, बतूल, सिल्वर आदि जो है इन वनों में भालू, भेड़िया एवं मिंक आदि पशु पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो बताइए दोस्तों सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो बता दें सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान तथा अंटार्कटिका एवं अंटार्कटिकी के बाद तीसरा बड़ा सबसे रेगिस्तान है। यह जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका पर स्थित है तथा महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। सहारा के ऊपर भूमध्य सागर तथा दक्षिण में साहेल क्षेत्र का विस्तार है। तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है वन संरक्षण क्या है। तो आपको बताना है कि वन संरक्षण क्या होता है। तो बता दें कि वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन की क्षेत्र में वृद्धि करना वन संरक्षण कहलाता है। अब वन संरक्षण के जो है उपाय देख लेते हैं। तो पहला आपका पॉइंट बनेगा वनों को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है वनों की कटाई एवं वृक्षारोपण की दरों में जो है समान अनुपात होना चाहिए। कहने का मतलब वृक्षारोपण और कटाई दोनों में जो है समान अनुपात होना चाहिए। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा वनों की आग से सुरक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब वनों में जब कभी भी कूड़ा करकट जलाने के लिए आग लगानी जाए तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए वनों को लगाया जाए कि हरे वृक्ष जो है तक आग ना पहुँचे। अगला जो है आपका चौथा पॉइंट बनेगा कृषि एवं आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन अर्थात वनों की कटाई एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके वन संरक्षण के उपाय हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो आपको वनों के द्वारा जो लाभ होते हैं वो अप्रत्यक्ष लाभों को यहाँ पर बताना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी वनों से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। पहला आपका होगा वर्षा में सहायक होते हैं वन। दूसरा आपका बनेगा प्रदूषण रोकने में जो सहायक होते हैं। तीसरा आपका होगा भूमि की उर्वरकता में सहायता प्रदान करते हैं। अगला बनेगा रोग मुक्ति में सहायक होते हैं। और नेक्स्ट पांचवा बनेगा बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। और छठा बनेगा प्राकृतिक के संतुलन में सहायक होते हैं। अगर ये आपका लॉन्ग आंसर में पूछता है तो आप इन्हें हेडिंग के रूप में भी प्रयोग करके इनमें 2-2 4-4 लाइन लिख देंगे तो आपका लॉन्ग आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि लघुत्तरी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है संसद के 3 अंग कौन से हैं। तो आप सभी को पता होगा कि संसद के जो है 3 अंग कौन कौन से होते हैं। पहला आपका राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा जो है आपका राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है कह रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है। ये आपका वनडे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भारत के तीनों सेनाओं का जो है प्रधान कौन होता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत की तीनों सेनाओं का जो है प्रधान राष्ट्रपति होता है। और बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रीय में निहित होती है, जिसे कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके ऊपर, राष्ट्रपति पर जो है निहित होती है। और ये जो है तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो बताइए दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो आइए जान लेते हैं। तो नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है जिसे राज्य सरकार 1 जनवरी 2015 को एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से तत्कालीन योजना आयोग के स्थान पर जो है लाया गया था, ठीक है दोस्तों। नीति शब्द का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग विशेषज्ञ दल है। इसके अध्यक्ष देश का जो है प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कहने का मतलब इस नीति आयोग का जो है अध्यक्ष
प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा। और इसे जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था और इसका जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोक अदालत किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि लोक अदालत किसे कहा जाता है। तो बता दें, लोक अदालत से तात्पर्य है पीपुल्स कोड। यह जो है गांधीवादी सिद्धांतों पर जो है कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह प्राचीन भारत के प्रचलित न्याय निर्णय प्रणाली का एक रूप होता है। यह जो है वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के घटकों में से एक होता है, जो आम लोगों को औपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय जो है प्रदान करता है। कौन? लोक अदालत। और बता दें, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य कानूनी सेवा संस्थाओं के साथ लोक अदालतों का जो है आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं सारे फैक्ट। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, जनहित याचिका क्या है, तो बताइए दोस्तों जनहित याचिका क्या है। तो बता दें, जनहित याचिका जो है मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने और व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का एक प्रकार का उपयोग है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका न्यायशास्त्र से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है जनहित याचिका की अवधारणा? इसे अमेरिका से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और बता दें, भारतीय संहिता अर्थात PIL का मतलब जो है जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना होता है। और PIL को केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो है दायर किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसको कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्च न्यायालय में इसे दायर किया जा सकता है जनहित याचिका को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कर की 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको बताना है दोस्तों कर की 2 विशेषताएं। तो बता दें, आधुनिक सरकारों की आय का सबसे बड़ा साधन या माध्यम जो है कर होते हैं। कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार जो है व्यक्तियों और उद्योगपतियों से जो है प्राप्त करते हैं। अब इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी कि कर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली आपकी हो जाएगी, कर से प्राप्त राशि को सरकार सार्वजनिक लाभ और समाज कल्याण पर जो है व्यय करती है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, कर भुगतान एक निश्चित समय पर किया जाता है। इसके भुगतान न करने पर जो है दंड का प्रावधान भी किया गया है। अगला पॉइंट आपका बनेगा, कर का उपयोग सरकार सार्वजनिक गतिविधि तथा देश के विकास के लिए जो है आवश्यक आधारभूत संरचना को तैयार करने में करती है। ठीक है दोस्तों, सभी फैक्ट नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। ये आपका वनडे एग्जामों में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो बता दें, भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ की गई थी, जो है हैरेड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महानुवेलिस पद्धति पर आधारित थी। तो दोनों को दोनों याद रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में जो है शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, ई बैंकिंग का अर्थ क्या है। तो बता दें, ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उस बैंकिंग व्यवस्था को कहते हैं जिससे व्यक्तियों, संस्थानों और बिजनेस को इंटरनेट के माध्यम से अपने अकाउंट को एक्सेस करने, बिजनेस करने या विभिन्न वित्तीय उत्पादनों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त होने में जो है मदद प्राप्त होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैंकिंग सेवाओं को जो है जो प्रदान करता है उसे ही ई बैंकिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इंटरनेट बैंक, फ़ोन बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे इसी के अंतर्गत आते हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, जिस पे हम बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे ताकि आपकी ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। तो बताइए दोस्तों, जिस समय बाबर ने जो है आक्रमण किया था उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था, जो पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? तो बताइए दोस्तों, हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के रचयिता थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कलिंजर का दुर्ग स्थित है। तो ये जो है आपका बुंदेलखंड में जो है स्थित है, जो कि बांदा जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है ये कलिंजर का किला पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो बता दें, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू के नाम से जिन्हें जानते हैं, और जो है अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जो इतिहास में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? तो बता दें, अंग्रेज जो है सबसे पहले भारत में व्यापार करने सर्वप्रथम यहाँ पर पुर्तगाल आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए देखने को मिल रहा होगा, जो कि टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, और सबसे पहले पुर्तगाल में वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली आया था, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था व्यापार करने के उद्देश्य में। और इसी को जो है भारत की खोज का श्रेय जाता है वास्को डी गामा को ही। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। और यह केरल के कालीकट नामक स्थान पर आया था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो बताइए दोस्तों, इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी? तो बता दें, इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन पीछे वाले भी क्वेश्चन पेपर में आया था। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो दोस्तों आप उनको खासकर ध्यान दीजिएगा, वो आ सकते हैं क्योंकि बार बार उनका रिपीटेशन हो रहा है। तो 100% है कि आपके आने वाले 2025 के पेपर में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 60% जो है क्वेश्चन रिपीटेड हो मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रहेंगे, और 40% आपके नए क्वेश्चंस रहते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 60 से 75% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है,
पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सती प्रथा का अंत हुआ। तो सती प्रथा का अंत जो है 1829 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें उस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इस प्रथा पर जो है रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय को जो है बुला करके उनसे मशवरा किया था और इस संबंध में जो है कानून बना करके सती प्रथा को जो है बंद किया था। तो इनमें इस प्रथा को बंद करने का श्रेय जो है विलियम बेटिंग को और राजा राम मोहन राय दोनों को जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो है डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति अर्थात अध्यक्ष होता है। तो बता दें राज्यसभा का पदेन सभापति अर्थात अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रूबी है। तो बताइए दोस्तों रूबी क्या है? तो बता दें रूबी जो है एक प्रकार का अभ्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो बता दें भारत में कुल जो है 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो है कुल लंबाई की अगर बात करें तो 20,186 किलोमीटर की कुल लंबाई में जो है ये जलमार्ग देश के जो है 24 राज्यों में फैले हुए हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे फैक्ट। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो हेलीकॉप्टर ये जो है संचार का साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो आप सभी को पता होगा कि बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। तो बता दें बाबर ने अपनी आत्मकथा तुगजे बाबरी के रूप में लिखी थी, जो कि एक तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और अब्दुल रहीम खाना खां ने तुगजे बाबरी को जो है फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुगजे बाबरी अर्थात तुर्की भाषा में लिखा था और इसका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाना खां के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बता दें शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार राज्य में स्थित है और इस मकबरा का जो है वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 1540 ईस्वी में और 1545 ईस्वी के बीच में किया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अकबर द्वारा बनाए 2 किलों के नाम लिखिए। तो अकबर ने जो है ढेर सारे किले बनवाए थे, आप किन्हीं 2 किलों का नाम लिख दीजिएगा। पहला तो आप प्रयागराज का किला लिख दीजिएगा, ठीक है, जो कि
पहले इसका नाम इलाहाबाद के किले के नाम से जाना जाता था, अब इसका परिवर्तित नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है। और दूसरा जो है आगरा का किला आप लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों आप किले लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध था किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बता दें, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में जो है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये वनडे एग्जामों में भी बहुत पूछता है प्लासी का युद्ध। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शाहजहां द्वारा बनवाई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कि शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतें निम्नलिखित हैं। पहला आपका सबसे प्रसिद्ध ताजमहल। तो बता दें, मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को अपनी मुमताज़ की याद में जो है अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। यह जो है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। और बात करें दूसरे इमारत की, तो दूसरी आपकी जामा मस्जिद है। तो बता दें, जामा मस्जिद का निर्माण सन जो है 1656 ईस्वी में शाहजहां द्वारा करवाया गया था और यह भारत की राजधानी दिल्ली पर स्थित है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने जो है समाप्त किया था? तो बताइए दोस्तों, द्वैध शासन को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो बता दें, वारेंस हेंडिगस ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया था। और इसके कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1772 ईस्वी से शुरू होकर के 1785 ईस्वी तक जो है रहा है। किसका? वारेन हेंडिगस का। और इसके बाद जो है बंगाल पर जो है ब्रिटिश सरकार का अवैध रूप से नियंत्रण लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कोई 2 कारण बताइए। तो आपको बताना है कि टीपू सुल्तान जो है क्यों पराजित हुआ था। कोई 2 कारण आपको बताना है। तो बता दें, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ला मराठा युद्ध में अंग्रेजों के हाथों जो है पराजित होकर के मारे गए थे। मैसूर का शासक उनके हाथ से जो है निकल गया था। उनके पहले जो है अंग्रेज युद्ध में उन्होंने अपनी योग्यता के दम पर अंग्रेजी को कड़ी टक्कर दी थी और 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से लड़ते हुए मैसूर का वीर प्रतापी शासक वीरगति को प्राप्त हुआ था। अर्थात टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, लॉर्ड मैकाले कौन था? तो बता दें, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि अर्थात निबंधकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ जो है लॉर्ड मैकाले सन जो है 1834 से 1838 ईस्वी तक जो है भारत के सुप्रीम काउंसिल लॉ चैम्बर तथा लॉ कमीशन का प्रधान था। और मैकाले का अंग्रेजी भाषा को जो है भारत में सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम तथा यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने का इसका सबसे बड़ा हाथ है। कहने का मतलब भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को ही जाता है। तो याद रखिएगा, सारे के सारे फैक्ट नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बता दें, भारत में प्रथम रेल निर्माण का कार्य भारत के
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इसके अधीन 1853 में जो है मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और पहली रेल भी मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कब? 1853 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है, ये आपका वनडे एग्जामों में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक जो है चली थी। तो 1853 में मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो बताइए दोस्तों, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा जो है विलय नीति का अनुसरण किया गया था? तो बता दें, लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय नीति का अनुसरण किया था। ठीक है दोस्तों, और लॉर्ड डलहौजी के कुशासन और पुत्रहीनता के सिद्धांतों का उपयोग करके कई रियासतों के ब्रिटिश साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया गया था। कहने का मतलब, लॉर्ड डलहौजी के कुशासन और पुत्रहीनता वाली जो नियम पद्धति थी, उसके कारण जो है कई रियासतों को लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया था और इसी के द्वारा जो है विलय नीति जो है शुरू की गई थी। और इसके अगर कार्यकाल की बात करें तो ये जो है 1848 से लेकर के 1856 तक जो है गवर्नर जनरल रहा था भारत में। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो संसद के आपको स्थायी सदन का नाम लिखना है। तो बता दें, राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह संसद का जो है उच्च सदन है, जिसमें जो है 250 सदस्य होते हैं और 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कितने इसमें टोटल जो है 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रतिनिधित्व किया जाता है और इनमें से 12 सदस्यों को 250 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अर्थात उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बता दें, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय 2 स्थानों पर स्थित है। पहला आपका इलाहाबाद में और दूसरा जो है लखनऊ में। इलाहाबाद वाले को मुख्य पीठ कहा जाता है और यह प्रयागराज शहर में जो है अर्थात इलाहाबाद में स्थित है। दूसरा जो लखनऊ में स्थित है, इसे स्थायी खंडपीठ कहा जाता है और यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, लोहा कितने प्रकार का होता है? तो बताइए दोस्तों, लोहा कितने प्रकार का होता है? तो लोहा जो है निम्न प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? कच्चा लोहा, गढ़ा लोहा, ढलवा लोहा। यही जो है 3 प्रकार के लोहा पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निर्यात से क्या समझते हैं? तो निर्यात से जो है आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा है। तो बता दें, आप सभी को पता होगा कि आयात और निर्यात क्या होता है, फिर भी चलिए जान लेते हैं। निर्यात किसी एक देश से वस्तुओं और सेवाओं को जो है दूसरे देश में भेजने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और यह व्यापार को महत्वपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब, अपने देश से कोई भी वस्तु या सेवा कर हम किसी दूसरे देश में जब भेजते हैं तो उसे निर्यात कहा जाता है। अगर आपसे आयात पूछता है तो बता दें कि हम किसी भी देश से कोई भी वस्तु या सेवा कर जब मंगवाते हैं तो उसे आयात कहा जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आ सकता है, आयात या निर्यात में से दोनों एक में से कोई भी आ सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए।
तो आप सभी को पता होगा कि हवाई जहाज़ दुनिया का सबसे तेज चलने वाला एक प्रकार का साधन होता है। तो आप लिख सकते हैं कि हवाई जहाज़ दुनिया का सबसे तेज चलने वाला यातायात साधन है। ठीक है दोस्तों, और बता दें हवाई जहाज़ की गति, हवा की गति, विमान के प्रकार, भार और ऊंचाई जैसे कई करारों पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हैं, तो हम उसको दूसरे क्लास में कवर करेंगे। आइए देखते हैं अब अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 यानी कि लास्ट के क्वेश्चन पेपर पे, जो कि हम 2016 से 2024 तक पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर है। तो इसका 2024 का पहला क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो बताइए दोस्तों, भारत पे जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो ये जो है 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्रांटक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए दोस्तों, ग्रांटक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि ग्रांटक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक जो है जाती है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ग्रांटक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कलकत्ता से पेशावर तक जो है जाती है, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इसका जो है जीटी रोड के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सन भी इसका याद रखिएगा, पूछ सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो बताइए दोस्तों, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को जो है माना जाता है, जो कि प्लासी का युद्ध और इलाहाबाद की संधि के समय से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव को जो है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन है विलय नीति किसने प्रारंभ किया? तो बताइए दोस्तों, विलय नीति किसने प्रारंभ किया था? तो बता दें, विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सर्वप्रथम जो है विलय नीति में 1848 में सर्वप्रथम सतारा को जो है हड़प किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस विलय नीति को राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं अगले बहुविकल्पी प्रश्नों को। अब जो है अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, कह रहा है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, और यह जो है रूस के साइबेरिया में स्थित है। तो याद रखिएगा, कहाँ पर? रूस के साइबेरिया में जो है ये झील स्थित है, बैकाल झील। क्वेश्चन है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है असम राज्य में स्थित है, और अगर इसके निर्माण की बात करें तो जो है ये 1901 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1901 ईस्वी में जो है यहाँ एशिया की पहली जो है डिफाइनरी की शुरुआत किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है।
तो बताइए दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र जो है महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आप सभी को पता होगा कि गुजरात की जो है तट रेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा और इसकी लंबाई जो है लगभग 1600 किलोमीटर के करीब है इसकी तट रेखा की, गुजरात की। ये क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में भी बहुत पूछता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सभापति होता है। तो बताइए दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में बताया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का प्रथम नागरिक है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रशांत महासागर और कैस्पियन सागर को जोड़ने वाली नहर है। तो प्रशांत महासागर और कैस्पियन महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन कह रहा है अकबर का जन्म कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों अकबर का जन्म कब हुआ था? तो बता दें अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट के राणा वीरसाल के किले में हुआ था और इसके बचपन का नाम जलाउद्दीन था। ठीक है दोस्तों, और अकबर को बचपन में 1551 ईस्वी में गजनी के सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था और अकबर का राज्य अभिषेक जो है कालानौर अर्थात पंजाब नामक स्थान पर 1656 ईस्वी में बैरक खां की देखरेख में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ है? तो बताइए दोस्तों बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है, किस मुगल शासक के? तो बता दें मुगल बादशाह जहांगीर के समय में चित्रकला का जो है उद्गार हुआ है और जहांगीर के काल में जो है छवि चित्र, रूप चित्र, प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों एवं कवियों व्यक्तियों जीवन से संबंधित चित्र बनाने में प्रगति हुई है। और जहांगीर के समय में जो है प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर बिदन दास और फारूक बेग, अब्दुल हसन मनोहर इत्यादि जो है हुए हैं। तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आप सभी को पता होगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है और इनकी अन्य पुस्तकें जो है वेदभाष्य, भूमिका, अद्वैत का खंडन, वल्लभाचार मत खंडन इत्यादि जो है दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई हैं। और बता दें दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। बाद में जो है 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? लाहौर में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय जो है स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों,
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो आप सभी को पता होगा क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है कई क्वेश्चन पेपरों में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज़रा विस्तार में हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई 2016, 17 और 19 में भी आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला है कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है। तो बता दें, उत्तर कनाडा में रहने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित हैं। पहला आपका इनयूट, दूसरा जो है क्री, तीसरा जो है चिपियान और मेतिस, ये इत्यादि प्रकार की जनजाति जो है कनाडा में निवास करती हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जो है बर्फ से बने घरों अर्थात इग्लू में रहते हैं। तो याद रखिएगा, इतना आप लिख देंगे अति लघु उत्तरी में तो पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। तो बता दें, रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में आसनसोल में स्थित है। यह जो है पड़ोसी जिलों बीरभूत, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारखंड के धनबाद जिले तक जो है फैली हुई है। भारत में जो है कोयला खनन की शुरुआत सबसे पहले रानीगंज कोयला क्षेत्र से ही शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो बता दें, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 से लेकर के 1968 के बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इस क्रांति के दौरान कृषि के पुराने तरीकों की जगह नए तरीकों को जो है अपनाया गया था। हरित क्रांति में जो है उच्च उपज देने वाले बीज, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक और उर्वरक दवाइयों का जो है उत्पाद इस्तेमाल किया गया था। इस क्रांति ने जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो है खाद्यान्न उत्पादन की बढ़ोतरी की थी और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई ईयर में रिपीट किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। तो याद रखिएगा, और टोटल जो है राज्यसभा में 250 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्रों के लिए निर्धारित किए जाते हैं तथा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इसका पूरा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इतना आप इस प्रश्न में लिख देंगे तो पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जरूरी नहीं कि आपको जो ये हम इसमें PDF में लिखा हुआ है तो वही लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो बेहतर से बेहतर आप अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किताबी भाषा से जो खुद की भाषा होती है उसमें जो है अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो बता दें, लोकसभा के सदस्यता के लिए जो है उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बता दें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सितंबर 1975 को जारी
अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 1975 में की गई थी। तो कब की गई थी क्षेत्रीय बैंक की स्थापना? 1975 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आदि की गतिविधियों के विशेष विकास के लिए सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगर को जो है ऋण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भारत का जो है उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बता दें, भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1937 को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में की गई थी और जनवरी 1950 को इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा था। तो याद रखिएगा, सारे के सारे फैक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निर्यात से क्या अभिप्राय है? तो ये आपका 2023 में अभी क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पर हमने बताया था, जब अपने देश से कोई भी चीज़ किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब किसी देश से हम कोई वस्तु मंगवाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है राजस्व से आप क्या समझते हैं? तो बताइए दोस्तों, राजस्व से आप क्या समझते हैं? तो बता दें, राजस्व से तात्पर्य सरकार द्वारा किसी अवधि में प्राप्त की गई कुल आय से है। दूसरे शब्दों में, यह राजस्व जो है वह आय है जो एक उद्यम अपने सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों से जो है प्राप्त होती है, उसे ही राजस्व कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नाबार्ड से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बता दें, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक जो है को ही नाबार्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना 1982 को संसद के एक अधिनियम के जरिए की गई थी। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास में संघाड़ी और समानता के आधार को बढ़ावा देना था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो आपको संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखना है। तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से जो है महासागरों तथा सागरों से घिरा हुआ है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जो है 2016 से लेकर के 2024 तक के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लघुत्तरीय क्वेश्चनों को हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे डीएलएड, बीटीसी और बीएड संबंधी जितने भी क्लासेस होती हैं सारी करवाई जाती हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं सारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।